आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित साथियों, हम समझते हैं कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण अवसर है हम तमाम लोगों के लिए जो भी सोशलिज्म का स्वप्न देखते हैं, समाजवाद के लिए लड़ते हैं, संघर्ष करते हैं, चाहे वो वैचारिक संघर्ष में हो या वो मैदान में लोगों को मोबिलाइज करते हैं, सड़कों पर लड़ते हैं। तो ये कॉमरेड एलेंडे को याद करना और उस पूरे घटनाक्रम को याद करना, ये बहुत कुछ सबक देता है। पहली बात है कि हम सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो दुनिया बनी और अमेरिकी साम्राज्यवाद का जो हम इमर्जेंस देखते हैं जिस रूप में, उसके बाद एक मोनरो डॉक्ट्रिन उनका था। वो मोनरो डॉक्ट्रिन क्या है? एक तो वो ये पूरा जो लैटिन अमेरिकन कंट्रीज है उसको वो बैकयार्ड समझते, यहाँ पर कोई भी ऐसी सत्ता को अलाउ नहीं करेंगे जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से बाहर की बात सोचता हो। हम उसको अलाउ ही नहीं करें। उसके लिए चाहे जो भी करना पड़े हम वो करें। इस डॉक्ट्रिन को आज तक ऑफिशियली अमेरिका ने नकारा नहीं, बल्कि इस पर उसने लगातार काम किया है। उसको सबसे बड़ा जोल्ट हुआ जब क्यूबा की क्रांति हुई, और जाहिर है कि क्यूबा की क्रांति के बाद और भी ज्यादा अमेरिकी साम्राज्यवाद ने पूरे लैटिन अमेरिकन कंट्रीज में, अगर आप वहाँ का इतिहास देखिए तो एक के बाद एक वहाँ पर जब भी कोई प्रोग्रेसिव सरकार आई तो उसको हटाया गया और मिलिट्री कू के जरिए। और आप देखिए कि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में जो मिलिट्री में एलीट के लोग हैं, जो मिलिट्री जो संगठन है उसमें वो हैं, तो उनका इंटरेस्ट जो है वहाँ का जो एलीट है उससे वो जुड़ा रहता है। बहुत कम जगह पर है कि मिलिट्री प्रोग्रेसिव गवर्नमेंट के साथ खड़ी हो गई। एक आध जगह कुछ बातें हुई हैं, जैसे वेनेजुएला में एक समय में वो जब प्रेसिडेंशियल पैलेस को घेरने की कोशिश हुई थी तो उस समय जो है मिलिट्री उनके पक्ष में खड़ा हो गया। तो ये कहीं कहीं वो विभाजन दिखाई पड़ता है, लेकिन आमतौर पर साम्राज्यवादी पैसे पर पलने वाले लोग, और ये पूरा जो है वो नेचुरल रिसोर्सेस बहुत ज्यादा है पूरे इलाके, जिसकी आवश्यकता साम्राज्यवादियों को, और आप समझ सकते हैं कि उस पूरे नेचुरल रिसोर्सेस का पर कब्जा है मल्टीनेशनल कंपनी का, जो अमेरिकन बेस्ड मल्टीनेशनल कंपनी, ट्रांसनेशनल कंपनी। तो जाहिर है कि ये जो इंटरेस्ट का क्लैश है उसमें वहां पर जो भी प्रोग्रेसिव फोर्सेस हैं, प्रोग्रेसिव गवर्नमेंट्स जो समय समय पर आती रही है, उसको डिस्टेबलाइज करने का काम वो अमेरिकी साम्राज्यवाद की तरफ से होता रहा है, अभी भी चल रहा है। मदुरो की आलोचना हो सकती है, लेकिन उसको डिस्टेबलाइज करने के ये जो बातें हो रही हैं वो लगातार जाए, मतलब किसी को हम काम ही नहीं करने दें। वो ऐसा कर देंगे जिससे कि वो एक अपने जनता से भी अलग हो, और दूसरा अगर वो जनता से अलग नहीं हो तो फिर मिलिट्री के जरिए सत्ता को अपने हाथ में कर लें। तो सवाल है कि एलेंडे ने जो प्रयोग किया, एलेंडे आउट एंड आउट डेमोक्रेटिक थे, मार्क्सिस्ट
तो मार्क्स के इस बात में वो विश्वास करते थे कि डेमोक्रेसी के जरिए ही हम, मतलब डेमोक्रेसी की का जो पूरा विजन है मार्क्स का, वो पूरा डेमोक्रेसी की बात कर। लेकिन जो शासक वर्ग है वो पीपुल्स, जनता की जो आकांक्षा है उसको मानने के लिए वो तैयार ही नहीं। इसलिए हिंसा अहिंसा का सवाल एकदम अहिंसात्मक ढंग से आप करेंगे, ये आप पर निर्भर ही नहीं करता। वो बड़ा आइकॉनिक है कि जब वो इतने डेमोक्रेटिक थे, वो कब से चुनाव लड़ रहे थे? 1952 में, 58 में, 64 में वो चुनाव लड़ रहे थे। सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1933 में हुआ था और ये पॉपुलर फ्रंट बना और उसमें जो है वो 70 में जीत गए। उसमें भी फर्स्ट राउंड में नहीं जीते, सेकंड राउंड में जो ये था उसमें जीते। और उन्होंने ऐसा नहीं किया कि जैसा आमतौर पर क्रांतियों के बाद देखा जाता है कि सभी जो वहां के पूंजीपति हैं उनका सब पूंजी उंजी सब छीन लिया। ऐसा भी नहीं किया। जो ट्रांसनेशनल कंपनी थी, खास करके कॉपर, 2 कंपनियां अमेरिका की, एक एनाकोंडा है और एक और कोई कंपनी, तो वो जिस तरह से वो शोषण कर रहा, उसका नेशनलाइजेशन उन्होंने किया, उसके एसेट्स को जरूर उन्होंने अपने हाथ में लिया। और फिर जो रिफॉर्म को भूमि सुधार की शुरुआत हो गई थी, वो जो फ्रेई आए थे उसी समय। लेकिन उसके साथ लोगों के एस्पिरेशन भी बढ़े थे, तो वो भूमि सुधार हुआ और भूमि सुधार के साथ साथ और भी जो काम उन्होंने करना शुरू किया तो लोगों के एस्पिरेशन बढ़े। लेकिन दूसरी तरफ साजिशें शुरू हो गई कि कैसे इसको इकोनॉमिकली इसका गला घोंट दिया। एक ही उदाहरण है कि किसी तरह से क्यूबा बचा हुआ है, लेकिन उसकी स्थिति क्या बना के रखा हुआ, 60 साल से जिसका ब्लॉकेड है, इकोनॉमिक ब्लॉकेड है। हम आपको अपने तरह से अपने देश का विकास ही नहीं करने देंगे। हम जिस रूप में डिक्टेट कर रहे हैं वही बात आपको मान के चलना होगा, नहीं तो इकोनॉमिकली आप ऐसी स्थिति पैदा कर देंगे, जाहिर है कि उसमें इंटरनल विरोध हो जाएगा, जनता सड़क पर आएगी। आपको मालूम होना चाहिए कि वहां पर जो ट्रांसपोर्ट वर्कर्स हैं वो एलएनडे के खिलाफ, पूरा ट्रांसपोर्ट स्ट्राइक में हो गया। और दूसरे मिडिल क्लास और दूसरे लोग, क्योंकि वहां पर जो इकोनॉमिक क्राइसिस शुरू हुआ उसमें लोगों को लाइन में खड़ा होकर के सामान खरीदना पड़ता था। जाहिर है कि जो उसका दूसरे देशों से व्यापार वगैरह था उस पर बहुत प्रतिबंध हुआ। अमेरिका के ने अपनी कंपनियों के इंटरेस्ट को सर्व करने के लिए जिस तरह से ये किया, और ऐसी परिस्थिति पैदा की जिसमें वहां के मिलिट्री के जरिए वो सत्ता का हस्तांतरण हुआ, सत्ता उसने ले लिया अपने हाथ में। और इसमें बड़ी एक वो कहानी है कि जब जीत हुई थी और वहां पर एक बड़ी सभा हुई थी तो फिदेल कास्ट्रो को उन्होंने खास तौर पर बुलाया। फिदेल कास्ट्रो ने कहा कि ये बहुत अच्छा प्रयोग है आपका, आपने डेमोक्रेटिकली जीत हासिल की है, लेकिन हम जानते हैं साम्राज्यवादियों से हम लोग परिचित, वो जो साजिशें करेंगे तो उसके लिए उन्होंने एक AK-47 उनको वहां पर उनके हाथ में दे दिया। एक सिंबल था। जाहिर है कि साम्राज्यवादियों के पास जो जितने सोफिस्टिकेटेड हथियार हैं और क्या है वो सब हम लोग जानते हैं, लेकिन एक सिंबल था कि ये आपको ऐसे नहीं जीने देंगे, ये कभी आपको अलाउ नहीं करेंगे कि यहाँ पर यहाँ की इकोनॉमी और यहाँ का जो रिसोर्सेस है उसका इस्तेमाल इस देश की जनता के लिए कभी नहीं करने। तो वो इस मामले में अद्भुत है कि उनको उस AK-47 का सहारा लेना पड़ा।
जो आदमी ये कहता था कि हम मार्क्स के उस विजन के साथ हैं कि डेमोक्रेटिकली हम सोशलिज्म के रास्ते पर आगे बढ़े, उसको राइफल हाथ में उठाना पड़ा जब प्रेसिडेंशियल पैलेस को घेर लिया और फिर जब हत्या का दौर शुरू हुआ और कौन लोग मारे गए। इतने बड़े कवि नेरुदा, विक्टर जारा, विक्टर जारा को कैसे मारा? वो गीत गा रहे थे, हजारों की संख्या में लोग थे और वहां पर गोली चला के उसकी हत्या। कितने लोग मारे गए आज तक इस बात को छिपाया गया है। जैसे आज तक आपको रिकॉर्ड नहीं है कि इंडोनेशिया में कितने लोग मारे गए। 10 लाख हम लोग कहते हैं। हाल के दिनों में कुछ बातें उसमें आ रही हैं, लोग खोज खबर ले रहे हैं। तो कितने लोगों की हत्या, कितने लोग गुम हुए, कहां गए, उसकी कोई खोज खबर नहीं। तो साम्राज्यवाद कितना हिंसात्मक हो सकता है। इसलिए जो एक जो लिबरल तबका है वो ज्यादा बात करता है कि कम्युनिस्ट लोग हिंसा में विश्वास करते हैं। आप तो हिंसा में विश्वास करते हैं। कम्युनिस्ट, लेनिन ने कहा कि कम्युनिस्ट जो है सबसे बड़े हिंसा के विरुद्ध, हमारे सिद्धांत के यह विपरीत है हिंसा। इट इज एलियन टू आवर आइडियोलॉजी, आइडियल्स। हमारा ये आइडियल है, हम तो हिंसा पर आधारित जो समाज है उसको खत्म करना चाहते। लेकिन क्या शासक वर्ग इसकी इजाजत देता है क्या? और वो एक्सपेरिमेंट हुआ एलेंडे का और उसको किस तरह से खत्म किया गया, किस तरह से खून में डुबोया गया। तो इसीलिए हर जगह जहां भी संघर्ष है, क्लास स्ट्रगल है, और जब मजदूर वर्ग इतनी ताकत हासिल कर लेता है कि वो सत्ता के करीब पहुंच जाता है, तो शासक वर्ग का असली चेहरा तब सामने आता है और उससे अपनी हिफाजत करने का अधिकार क्रांतिकारियों को है। और उसमें अगर हिंसा होती है तो वो जायज हिंसा है, उसको हम नकार नहीं सकते। इसलिए ये पूरा हिंसा अहिंसा की बात करके दरअसल जो लड़ाई है, आम लोगों का जो संघर्ष है, उस संघर्ष को ही बदनाम करने की कोशिश होती है। और जो मीडिया का पूरा बड़ा माध्यम है और जो सब जगह प्रचार तंत्र उसका है, कहीं भी कुछ ऐसा नहीं कि कम्युनिस्ट आंदोलन में कुछ ऐसे उदाहरण नहीं है जहां पर कि लोगों ने इस तरह की हिंसा को ही उन्होंने मान लिया कि बस इसी के जरिए कुछ होना है, जनता की को संगठित करना, उसको लड़ाई के मैदान में उतारना, इसको छोड़ करके वो कुछ कह सकते हैं कि कम्युनिस्ट आंदोलन में, या हम समझते हैं कि किसी भी इस तरह के बड़े आंदोलन में इस तरह की कमजोरियां पाई जाती होती, जिससे निश्चित तौर पर बचने की जरूरत है। लेकिन हिंसा के लिए कम्युनिस्टों को आरोपित करना ये पूरी तरह से गलत है। और इतिहास का सबक यही है कि आम जनता जब विद्रोह के लिए मैदान में आती है तो उसको अपने इस विद्रोह को, अपने संघर्ष को के हिफाजत करने का पूरा अधिकार उसके पास है। और उस क्रम में अगर जनता उसकी हिफाजत के लिए हथियार उठाती है तो ऐतिहासिक तौर पर इसका अधिकार उसके पास है। लेकिन जाहिर है कि जनता के पास हथियार होना चाहिए, कुछ खास लोगों के पास नहीं,
जनता का उस पर अधिकार होना चाहिए, और वो तभी जबकि उसके लिए वैसी परिस्थिति पैदा हो जाए। नहीं तो कभी भी एक आदमी की हत्या भी हम समझते हैं कि गलत है, हत्या हत्या है, किसी की भी हत्या हो और वो गलत है। लेकिन हम अगर पूरे संदर्भ में देखेंगे तो यही पाठ मिलता है कि एक प्रयोग था जिस प्रयोग को पूरी तरह से गलत था, क्योंकि ये और भी खतरा था कि अगर इस तरह से जीत करके ये आगे बढ़ेंगे तो हमारा तो जितना पिटारा है, हमने जितना खोला हुआ है इसके खिलाफ जो हमारा प्रचार है, वो सब गलत साबित होगा। इसीलिए उन्होंने इस प्रयोग को कुचलने का पूरा प्रयास किया, खत्म किया। और इसीलिए आज के दौर में हमको और भी इसको ज्यादा समझने की जरूरत है। और हम समझते हैं कि सब के बावजूद बीकॉन ऑफ लाइट जिसको हम कहेंगे, वो क्यूबा बना हुआ है कि वो इस तमाम चीज के बावजूद वो जिंदा है। कैसे जिंदा है ये अपने आप में आश्चर्य, क्योंकि उसको पूरी तरह से गला घोटने की कोशिश है, खत्म करने की कोशिश है, यहाँ तक कि जनता को उसके खिलाफ खड़ा करने की भी कोशिश है। हाल के दिनों में ये हुआ और उसमें वहां के जो राष्ट्रपति हैं अभी, उन्होंने खुद लोगों को मोबिलाइज करके वो उतरे और कहा कि हम समाजवाद की रक्षा के लिए सब कुछ अर्पण करने के लिए तैयार हैं। तो ये जो जनमानस है और जनता का की जो ताकत है, वो कोई हथियार के बल पर क्यूबा ने ऐसा नहीं किया। तो बहुत छोटा सा देश है, कभी भी अमेरिका उसको खत्म कर सकता है, लेकिन वहां की जनता में जो ये ताकत पैदा हुई है और पूरी दुनिया का जो समर्थन उसको मिला हुआ है, इसीलिए वो जिंदा है। इसलिए जनता की ही ताकत सबसे बड़ी ताकत है। और हम अगर कहेंगे कि इतने बड़े हिंसा का सबसे बड़ा प्रचारक है दुनिया भर में, इतिहास भरा पड़ा है ऐसे उदाहरणों से। अमेरिका ने लगातार CIA और तमाम चीजों का इस्तेमाल तमाम जगह, दुनिया के किसी भी कोने में कोई सोशलिस्ट नाम का कोई अगर आदमी सत्ता में आ जाए तो फिर उसके खिलाफ सारा अतिक्रम होगा। आपको मालूम है कि इटली में एक समय में कम्युनिस्ट पार्टी वहां के सत्ता में जाने के लिए के करीब हो गई थी, तो उसमें उसका सीधा हस्तक्षेप हुआ और वहां पर जो दूसरी पार्टियां थी उसको उससे अलग करके उसने जो है कम्युनिस्ट पार्टी को सत्ता से दूर रखा। तो ये सारी कोशिश है। अभी जो फ्रांस में हो रहा है, क्या नाटक है। वहां पर अभी लोग सड़कों पर उतरे हैं कि हमारा जो मैंडेट था उसको चुरा लिया गया। अब एक ऐसे आदमी को प्राइम मिनिस्टर बना दिया जो फार राइट का, उसको बना दिया, जबकि लोगों ने लेफ्ट को वोट दिया। तो ये पूरी तरह से जो डेमोक्रेसी का तथा कथित जो ताना बाना है, ये साम्राज्यवाद जिसका ढोल पीटता है, जो ह्यूमन राइट्स की बात करता है, ये पूरा का पूरा मखौल है। लेकिन जाहिर है कि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में भी एक बड़ा तबका है जो मध्य वर्ग है, जो नव उदारवाद से जिसको फायदा हुआ है, जिसके कनेक्शंस आज ज्यादा अमेरिका और इंग्लैंड से हैं, तो वो सब लोग आजकल इस बात पर सोचते हैं कि ये भाई वही तो है सब चीज। लेकिन आज वो क्रम्बल कर रहा है, उसकी आर्थिक स्थिति भी कमजोर होती जा रही है, और जिस तरह से वो हस्तक्षेप करने की स्थिति में था, आज वो हस्तक्षेप करने की स्थिति में नहीं है उस रूप में। लेकिन जाहिर है कि आज भी वो दुनिया का नंबर 1 मिलिट्री ताकत है और इकोनॉमिक ताकत है। इसलिए हमको आज के भी दौर में इस बात से सबक लेने की जरूरत है। जब हम अपने देश में लड़ाई लड़ते हैं तो साम्राज्यवाद को कभी नहीं भूलना चाहिए। साम्राज्यवाद को सामने रख करके ही हमको अपनी लड़ाई को तेज करने की जरूरत है। धन्यवाद।